प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में रीतिकाल दिया हुआ है, इसलिए रीतिकाल पर चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की। उनके अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता थी, इसलिए इसे रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इस काल में अधिकांशतः कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें अलंकार, रस, नायक नायिका भेद आदि काव्यांगों का विस्तृत विवेचन किया, इसीलिए इसे रीतिकाल कहा गया। लेकिन इस काल के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। जैसे कि श्री रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा। इसके पीछे उनका ये मंतव्य था कि इसमें कला पक्ष की प्रधानता थी और कला पक्ष की प्रधानता के कारण ही उन्होंने इसे कला काल नाम से अभिहित किया। इसके पश्चात श्याम सुंदर दास ने इसे श्रृंगार काल और मिश्र बंधुओं ने अलंकार काल नाम से पुकारा। श्याम सुंदर दास ने श्रृंगार काल, श्रृंगार एक रस है, अर्थात रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल नाम से पुकारा गया। मिश्र बंधुओं ने कहा यह श्रृंगार काल नहीं, अलंकार काल है, अर्थात इस काल में अलंकारों की भरमार थी। कभी राज्याश्रय में रहते थे और राज्याश्रय में चारों तरफ चमत्कार का ही प्राधान्य था और उस चमत्कार के प्राधान्य के कारण काव्य में अलंकारों का समावेश हुआ और इन अलंकारों की अधिकता को देखकर ही मिश्र बंधुओं ने इन्हें अलंकार काल नाम से पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रीतिकाल को रीतिकाल नाम से अभिहित किया जाए तो ज़्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि यदि हम कलाकाल कहते हैं तो भावपक उपेक्षित हो जाता है, और श्रृंगार काल और अलंकार काल कहते हैं तो ये तो इस काव्य की एक प्रवृत्ति मात्र है। इसलिए यदि इसको रीतिकाल नाम दिया जाए तो बेहतर होगा। रीतिकाल नाम देने के पीछे उनका तात्पर्य है कि इस काल में रीति ग्रंथों की प्रधानता थी और इन रीति ग्रंथों की प्रधानता के कारण ही इस काल को रीतिकाल नाम से पुकारा गया। इस प्रश्न को लेकर काफी मतभेद रहा है कि रीतिकाल में निहित रीति का अर्थ क्या है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह काव्य शास्त्र का रीति संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। इस संप्रदाय में काव्य की 3 शैलियों के रूप में 3 रीतियों की चर्चा की गई है। भाषा के विशेष प्रयोग से ये रीतियाँ निर्धारित होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहित कई विद्वानों ने स्पष्ट किया कि रीतिकाल नामकरण में रीति शब्द का प्रयोग रीति संप्रदाय के संदर्भ में नहीं हुआ है। इसका अर्थ है अनुकरण करने की प्रवृत्ति। इस काल में बहुत सी रचनाएं काव्य शास्त्रीय या अन्य प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों सिद्धांतों के अनुकरण में लिखी गई। अनुकरण की यह परंपरा या मानसिकता ही रीति कहलाई। इस प्रकार रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसमें काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हो, अर्थात अलंकार, रस, नायक नायिका भेद, छंद आदि पर लक्षण ग्रंथ लिखे हो, वही रीतिकाल है। रीतिकाल के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पूर्व उसके उदय की पृष्ठभूमि पर विचार करना अनिवार्य है। साहित्य प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपने समय तथा स्थान की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इसलिए साहित्य इतिहासकार के लिए यह जानना आवश्यक है कि
रीति काव्य का उदय किन परिस्थितियों के कारण हुआ? रीति काल का आरंभ उस युग में हुआ जब राजनीतिक दृष्टि से मुगल सत्ता भारत की केंद्रीय सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित थी। छोटे राज्यों रजवाड़ों पर नियंत्रित होने के कारण युद्ध प्राय नहीं हो रहे थे। सत्ता का चरित्र आदिकाल की तरह ही शोषण पर आधारित था, पर आदिकाल में केंद्रीय सत्ता के अभाव में युद्ध लगातार होते रहते थे। दरबारी परिवेश में मूलतः दो भावों की कविता ही संभव थी, वीरता और श्रृंगार। आदिकाल में युद्ध हो रहे थे, इसलिए दोनों प्रवृत्तियां साहित्य में थी। इसके विपरीत रीति काल में प्रश्न नहीं थे, अतः श्रृंगार ही कविता के केंद्र में था। सामाजिक रूप से यह काल भी सामंतवादी स्थितियों का ही काल है। सामंतवाद में एक वर्ग भूमि का मालिक होता है तथा किसान भूमि पर खेती करते हैं जिनका कोई मालिकाना तक हक नहीं होता। इस प्रकार एक वर्ग बेहद परिश्रम करके भी शोषित रहता है और दूसरा वर्ग बिना परिश्रम किए ही बहुत अमीर हो जाता है। रीतिकाल में ऐसी रुचि विकसित हुई, राजा तथा सामंत यह चाहने लगे कि वे शास्त्रीय ज्ञान से युक्त हो। ऐसी स्थिति में एक विकल्प तो यह था कि वे स्वतः शास्त्रों का अध्ययन करें, किंतु इस काम के लिए अपेक्षित धैर्य, विवेक, संयम उनमें नहीं था। ऐसी स्थिति में रीतिकाल के कवियों के एक वर्ग ने यह दायित्व निभाया और उन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्रों, अन्य शास्त्रों में दिए गए लक्षणों, सिद्धांतों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। फिर उस सिद्धांत या लक्षण को राजा को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में कविता रची। यह परंपरा लक्षण ग्रंथ परंपरा कहलाती है तथा इस धारा में शामिल कवियों को कभी कभी आचार्य कवि भी कह दिया जाता है। सामान्य रूप से यह धारा रीति काव्य कहलाती है। इस युग में फारसी काव्य परंपरा का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ने लगा। फारसी काव्य परंपरा की प्रमुख विशेषता यह थी कि कविता प्राय प्रेम के विरह पक्ष पर केंद्रित होती है तथा उसमें विरह की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अतीत शायरी की प्रमुखता के कारण मुक्तक काव्य परंपरा का अभूतपूर्व विकास भी इस काल में होने लगा। यही कारण है कि रीति काल की कविता में प्राय मुक्तक ही लिखे गए हैं। रीति काल के जो कवि थे वो राज्य आश्रय में रहते थे, राजा के दरबार में रहते थे। राजा उन्हें जैसा आदेश देते थे उसी प्रकार की काव्य रचना वो किया करते थे। इसलिए कवियों ने राजा के मन अनुकूल भावों का ही चित्रण किया है। स्वतंत्र रूप से तो मात्र रीति मुक्त कवियों ने अपने भावों को अभिव्यक्त किया।